Hello everyone, welcome back to Save Classes. Myself Sanjay Jain, your law mentor. आज का टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली दो क्लासेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की वी हैव डिस्कस्ड विच इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71। वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रूल्स, एक एक चीज मैंने आपके सामने पिछली क्लासेज में रखी है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो भी सारे मैंने आपके सामने रखे हैं और वो पेपर में क्वेश्चन इनवेरिएबली आ जाता है। तो वन पर्सन कंपनी गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 62। इसके अलावा हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, क्योंकि इसमें पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और मैंने ये भी डिस्कस किया था आपके सामने कि इंस्टीट्यूट जो आंसर प्रोवाइड करता है, जिस अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से उस समय क्या लॉ प्रिवेल कर रहा था वो आंसर देता है। लेकिन अगर कुछ अमेंडमेंट आ रहे हैं तो हमें न्यू आंसर के लिए तैयार रहना है। तो कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट भी हो गए, सब मैंने पुरानी क्लासेज में आपके सामने डिस्कस किए हैं कि किन किन मुद्दों पर क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गए हैं और वो नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। तो स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 85। इसके अलावा रिलेटिव की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेटिव पूरे कंपनी एक्ट में एक ही रहने वाला है, उसको बार बार चेंज नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से लॉ मेकर्स ने दिया है वही रिलेशन रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। कहीं पर भी आपको वर्ड रिलेटिव दिखे कंपनी एक्ट के अंदर तो आपको वही रिश्ते, वही रिलेशन रिलेटिव मानने हैं जो कि गिवन है। जैसे कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वो बोथ साइडेड रिलेटिव है। अगर आप इफ यू आर मेंबर ऑफ HUF तो वो सारे आपस में रिलेशन है। लेकिन इन दो के अलावा जिस तरीके से रिलेशन लिखा गया है केवल वही तरीके से रिलेटिव व्यक्ति माने जाएंगे, अदरवाइज बोथ साइडेड रिलेशन उसमें नहीं है। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। तो इट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 77। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर की भी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अब यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेक्शन 8 कंपनी और इलीगल एसोसिएशन भी हम डिस्कस कर चुके थे पुराने लेक्चर में, सेक्शन 464। तो जल्दी से निकाल लीजिएगा सेक्शन 8 कंपनी। नॉन प्रॉफिट अर्निंग एसोसिएशन और लाइसेंस कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का जिक्र कई जगह आ जाता है। तो सेक्शन 8 कंपनी शुरू करने से पहले मैं आपको एक फंडामेंटल बता देता हूं कि सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कुछ नहीं है कि ये इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से प्राइवेट और पब्लिक के अलावा कोई एक नया मतलब नई ब्रांच है। इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से दो ही तरह की कंपनी होती हैं, या तो पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है वो भी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। लेकिन अगर ये कुछ कहना मान लेते हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें एक लाइसेंस दे दिया जाता है जो कि इन्हें रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है, और तब ये कहलाने लगते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो इस लाइसेंस का जो फायदा होता है, आप देखेंगे कि बाकी कंपनियों के मुकाबले कुछ प्रिविलेजेस सेक्शन 8 कंपनी को मिलते हैं, लेकिन वो प्रिविलेजेस तभी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर 3 कंडीशन आप सेटिस्फाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, उसके बाद सेक्शन 8 का लाइसेंस लेना है, या पहले सेक्शन 8 का लाइसेंस लेके तब इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं? दोनों ही वे खुले हुए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज पर ना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने क्रैम कर रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद हो जाता है कि यार पहले इनकॉर्पोरेशन होगा उसके बाद
लाइसेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रपोज्ड कंपनी के लिए भी लाइसेंस मिल सकता है। प्रपोज कंपनी का मतलब है अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, उससे पहले आप लाइसेंस लेके चले हुए हैं, और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी लाइसेंस दिया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज। ज्यादातर मैंने सारे पूरे नोट्स के अंदर बेयर एक्ट यूज किया है, जिससे आपके नंबर बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। मैनी टाइम बच्चों को ये एहसास नहीं हो पाता कि उनके नंबर क्यों डिडक्ट हो रहे हैं, तो लैंग्वेज की कमी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होना, ये कुछ बेसिक रीजन है। बाकी हम पढ़ते पढ़ते मैं हाईलाइट सभी चीजें करूंगा ही। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस। तो ये मे एक कीवर्ड है, यानी कि कोई मजबूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई कंपल्सन नहीं है, उसकी इच्छा है कि वो लाइसेंस दे सकती है। मे ग्रांट ए लाइसेंस टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो पहली 2 लाइनों में ही प्रिविलेज स्टार्ट हो गया, यानी कि आप होंगे तो लाइबिलिटी लिमिटेड, लेकिन आपको नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसका जो सबसे मेन फायदा होता है कि आप कोई सा भी खूबसूरत नाम अपने ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता आप रख सकते हैं। ये जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, ये आपके नाम की खूबसूरती को नहीं बिगाड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिविलेज है। इसका और भी ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यू कैन सिलेक्ट योर नेम, यू कैन रजिस्टर्ड योर कंपनी, किसी भी नाम से आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और आपको लास्ट में ये नाम नहीं लगाने पड़ेंगे, ये वर्ड नहीं लगाने पड़ेंगे। इफ कंडीशन ऑब्लिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8 आर कंप्लाइड विद। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी हो, वो 3 रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करी हो। अब बात आती है लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लाइसेंस टू ए प्रपोज कंपनी भी है और लाइसेंस टू द एग्जिस्टिंग कंपनी भी है। तो यहां पर एक वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस दे सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट ए लाइसेंस टू ए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन with purposes to be registered as a limited company under section 8 without the word limited or a private limited. So license to the existing company, the central government may also grant a license to the existing limited company to omit the word limited or private limited from its name if it satisfies the condition of section 8. तो चाहे प्रपोज कंपनी को लाइसेंस दिया जाए, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी को दिया जाए, प्रपोज कंपनी को दिया जाएगा तो वो नाम के साथ शुरुआत से ही प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ऑलरेडी उनके नाम के लास्ट में ये वर्ड आ रहे होंगे, तो आप चाहें तो हटा सकते हैं आफ्टर लाइसेंस। कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज याद करनी पड़ेंगी आपको लैंग्वेज के साथ कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी नॉट टू अर्न प्रॉफिट, not to gain money, but the object of the company is to promote art, to promote commerce, to promote cultural, to promote science, research, religion, charity, protection of environment or any other object। यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव साइंस को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, धर्म रिलीजन को प्रमोट करना, एनवायरमेंट को सेव करना, ये सारे इनसे मिलते जुलते ही, और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो एनी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज आएंगी, इनसे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो भी पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट मीन ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, ठीक है। तो जो भी गेन आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी पैसा आएगा, आप उसे यूटिलाइज करेंगे इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। आप उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। तीसरी कंडीशन ये भी है, द कंपनी शैल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर।
कंपनी shall apply its profit if any or other income in promoting its object। डिविडेंड बांटना मतलब गुनाह। अगर आपने डिविडेंड बांट दिया तो जो मेन पर्पज है कंपनी को लाइसेंस देने का वही वायलेट हो रहा है और कंपनी के ऊपर पनिशमेंट और लाइसेंस विड्रॉवल जैसी कार्यवाही भी हो जाएगी अगर आपने डिविडेंड बांट दिया। तो तीन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? The object of the company is not to earn money but to promote the art, to promote the culture, to promote the commerce, save environment, इस तरह की से to promote the religion, इस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप तैयार हैं, यही अगर आपका कोर ऑब्जेक्टिव है तो यस सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट यू ए लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेकंड जो कंडीशन है, कंपनी सेल अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट। और तीसरी जो कंडीशन है, कंपनी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। कंपनी सेल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तो दीज आर थ्री कंडीशन। इफ यू सेटिस्फाइड ऑल थ्री कंडीशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट विचार करेगी और आपको लाइसेंस दिया जा सकता है। क्लियर? रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा और इस चीज को रजिस्ट्रार जो अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लेगा और वो आपको फिर सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा दे देगा। रजिस्ट्रार आप ये समझिए कि कॉर्पोरेट मामलों में भगवान है, यानी कि जैसे एक परिवार में शादी ब्याह भी होता है और सबसे पहले हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जो भी धर्म के मानने वाले हैं आप, तो वहां पर मत्था टेकने जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ भी चीजें होंगी, आप धीरे धीरे करके देखेंगे हर जगह रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पूरे कंपनी एक्ट में क्या है वो मैं बता देता हूं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब प्रेजेंटली माना मोदी सरकार है, तो इसको मतलब ये नहीं है कि मोदी अप्रूवल देगा या मोदी का कोई डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा। हर पर्पज के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। अगर मैं कंपनीज एक्ट के मामले में कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। आपको, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं या GST की बात करूं, ठीक है, वहां पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, तो यह बात समझ में आता है आपके पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग मंत्रालयों, अलग अलग सब्जेक्ट के मसले में। अगर हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है MCA। अगर हम इनकम टैक्स में वर्ड आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लानी पड़ेगी तो इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्लियर हो गई बात ये? तो रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार on grant of license by the central government and on receipt of application in the prescribed manner, the registrar shall register the association as a company under section 8 of this act। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस ग्रांट होगा और एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को मिलेगी प्रेस्क्राइब मैनर में, तो इन दोनों के बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा एसोसिएशन को एज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्लियर है? अगर प्रपोज्ड कंपनी है तो पहली बार ही रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ऑलरेडी यू होल्ड ए वैलिड रजिस्ट्रेशन, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा मिलने लगेगा। फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8। देखिए, इफेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8, जहां तक रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट की बात करें, आप फाउंडेशन में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। कुछ इनकॉर्पोरेशन के फीचर्स होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाता है, कॉमन सील आ जाती है, परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है, तो वो तो रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट होते ही हैं। अगर प्रपोज्ड कंपनी है तो क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो वाले फीचर तो आएंगे ही आएंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करने वाले हैं
कि सेक्शन 8 के एक्स्ट्रा क्या फायदे होंगे, ठीक है ना। सेक्शन 8 में जो आपको लाइसेंस मिला है उसके एक्स्ट्रा क्या फायदे होंगे, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक कॉमन कंपनी को, जो एक नॉर्मल कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट होते हैं वो तो है ही। तो पॉइंट नंबर 1, द कंपनी नॉट required to use the word limited or private limited at the end of its name. This is the first benefit of certificate under section 8. जबकि कॉमन कंपनी, जो नॉर्मल कंपनी होती है, उन्हें ये वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बी पॉइंट, the company enjoy all the privileges of the limited company and is also subject to all obligation of such a company. तो ये जनरल बात है कि जो बाकी कंपनियों के लिए प्रिविलेजेज हैं, जो बेनिफिट हैं, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो ऑब्लिगेशंस हैं वो तो आपको माननी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा सेक्शन 8 के हमें अलग से कुछ बेनिफिट होते हैं। दोनों दोनों दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है कि इसमें द कंपनी एंजॉय, ये मैंने बीयर एक्ट भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। बीयर एक्ट की लैंग्वेज अलग से पता लग जाती है, हमारी कॉमन लैंग्वेज है। द कंपनी एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे लिमिटेड कंपनी का मतलब बेसिकली क्या है कि हाँ, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, एंड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ सच ए कंपनी। कंपनी कैन नॉट एल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका जो अंतर पता लगेगा जब हम मेमोरेंडम चेंज करते हैं तो बाकी लोगों का कैसे होगा और सेक्शन 8 का कैसे होगा, तो वहां एक डिफरेंशिएशन पता लगेगा। तो कंपनी कैन नॉट एल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रीवियस है तो प्रीवियस लगाना ही पड़ेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे अपनी लैंग्वेज में कंपनी कैन नॉट एल्टर द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा। इस चीज के नंबर आपके डिडक्ट होंगे ही होंगे। प्रीवियस अप्रूवल बिल्कुल अलग मतलब निकलता है, अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मतलब है पहले आप कर लीजिए, अप्रूवल बाद में देते रहिएगा, तो वो अलग मतलब निकलता है। नेक्स्ट, द कंपनी मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए कंपनी ऑफ एनी अदर kind, however it can get itself so converted only after complying with such condition as may be prescribed। यानी कि कन्वर्जन किसी और कंपनी में पॉसिबल है, यानी कि नॉर्मल आप सेक्शन 8 का लाइसेंस एक तरह त्यागना चाहते हैं तो आप त्याग सकते हैं, लेकिन बाय प्रेस्क्राइबिंग, बाय कंप्लाइंग ए कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने बोल्ड करके भी लिख रखा है, ये फर्म में बिकम ए मेंबर ऑफ सच ए कंपनी। ये बहुत नई बात है। नॉर्मली फर्म के पास, आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फर्म की कोई अस्तित्व अपने पार्टनर से अलग नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई फर्म इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। और कंपनी की सदस्यता अगर चाहिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। तो फर्म क्योंकि कैपेबल नहीं है तो फर्म कभी भी किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर सेक्शन 8 कंपनी को विशेषाधिकार दिए गए हैं और यहां पर फर्म को कंपनी का मेंबर भी बनाया जा सकता है। इफ फर्म में बिकम ए मेंबर ऑफ सच ए कंपनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एफ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आते रहते हैं। कि कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड, जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है, वो अगर अमलगमेट होती है यानी कि किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है तो वो उसी कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है विच हैज सिमिलर ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता अगर आपका ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्शन एनवायरमेंट है, एक दूसरी कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट टू प्रमोट द रिलीजन है, तो ये दो कंपनियां आपस में मर्ज नहीं हो सकती। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट है तो एक दूसरी ऐसी कंपनी को आपको देखना पड़ेगा अमलगमेट होने के लिए जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A company registered under this section shall amalgamate only with another company registered under this section and having similar object। क्या एक बार लाइसेंस देने के बाद रिवोक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? आंसर इज यस।
if the company is not able to fulfilling the condition upon which लाइसेंस ग्रांट किया गया था, अगर वो उन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। 3 कंडीशन थी, आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट जिस पर्पज के लिए आपको लाइसेंस दिया गया था। इसके अलावा आप अपने गेन प्रॉफिट को प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं लगा पा रहे या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, एक अपॉर्चुनिटी जरूर देगी, उसे कहते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको याद बहुत करना है पूरे एक्ट के अंदर, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे बिल्ड करूंगा, वो बहुत जगह यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पेरेंट लॉ ऑफ ऑल अदर लॉ, यानी कि जो संविधान है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो ये कंपनीज एक्ट है, जीएसटी है, इनकम टैक्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, कोई ऐसी बात लिख देते हैं जो मैच नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत से। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उससे मैच नहीं कर रही है, तो लॉ में लिखी गई बात नलीफाई हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ अपने आप में परफेक्ट होते हैं, ये इनमें लड़ाई चलती रहती है, और फिर लड़ाई चलती रहती है, उन्हीं से फिर इंटरप्रिटेशन का जन्म होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से उसे जज के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन लेता है तो पहले उसे उसकी बात सुननी पड़ेगी, और सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस छीनना चाहती है, क्यों छीनना चाहती है, क्योंकि उसे पता लगा, उसके पास एविडेंस है इस बात के कि डिविडेंड बांटा, उसके पास एविडेंस है इस बात के कि आपने अपने गेन्स को प्रमोशन ऑफ एक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें नहीं लगाया, उसके पास एविडेंस है कि आपके ऑब्जेक्ट बदले जा रहे हैं, तो पहले आप पूछोगे ना शो कॉज नोटिस देके कि क्यों ना आपका लाइसेंस विड्रॉ किया जाए, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप हैं। तो कंपनी अपनी बात रखेगी, सफाई रखेगी, सुनवाई होगी, उसके बाद अगर वो सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस विड्रॉ करेगी, ठीक है। तो ये लाइन अपने आप ही जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है कि कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन कंपनी के खिलाफ है, तो एक लाइन अपने आप ही बढ़ जाएगी, बिफोर withdrawal of license, before revocation of license, central government will give opportunity of being heard। तो इसे रटना नहीं है, हर जगह ही आ जाएगी। The license granted to the company under section 8 may also be revoked by the central government in the following cases: if the company contravenes any of the requirement of section 8, such as alter its object without approval of the central government, or if the company contravenes any of the conditions subject to which license is granted by the central government, or if affairs of the company are conducted fraudulently or in any manner violative of the object of the company or prejudicial to the public interest। prejudicial का मतलब होता है against। लेकिन ये करने से पहले आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसके बाद लिख लीजिए कि रिवोकेशन से पहले एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ज्यादातर मैंने हर जगह ये चीज लिखी है, लेकिन कहीं कहीं अगर रह जाती हैं तो ये कॉमन है बात कि जब भी आपको लगे कॉन्सेप्ट की बात है तो आपका एक इंप्रेशन, एक लाइन, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है बहुत सारी जगह। एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 8 क्या है, अभी ऊपर भी मैंने बता के आया ही था कि सबसे मेन एडवांटेज है कि प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी खूबसूरत नाम आप चुन सकते हैं, आपके नाम को खराब नहीं करता। The main advantage of incorporation of such an association and obtaining a license for dispensing with the word limited or private limited is that it can adopt
a more suitable name without using the word company or private company। तो आप बिना लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के नाम यूज कर सकते हैं। दस द नेम सच एज एसोसिएशन हुआ, चैम्बर हुआ, क्लब हुआ, गिल्ड एक्सेट्रा मे बी यूज्ड सो एज टू सूट देयर ऑब्जेक्टिव। तो सो एज टू यूज देयर ऑब्जेक्टिव। अभी पेन की थोड़ा सा बैटरी लो हो रही है। In this way, it gains public estimation, status and credit by virtue of its becoming a registered company. The following advantage follow automatically। क्योंकि आप एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन के इनकॉर्पोरेशन के बेनिफिट बाकी कंपनियों को मिलते हैं वो तो आपके साथ ऑटोमेटिकली चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप बॉडी कॉर्पोरेट बन गए हैं विद परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील आपके पास आ गई है जो एक्ट करेगी एज ए सिग्नेचर, ऑल्दो ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा नए कंपनी एक्ट में। इट्स मेंबर आर नो मोर पर्सनली लाइबल, यानी कि जो लाइबिलिटी है लिमिटेड होती है, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, पर्सनली लाइबल नहीं होगी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ ही चुका है। It can hold property in its own name and can also enter into contract in its own name. It can institute and defend legal proceeding in its own name। और जो ये पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक अच्छी केस स्टडी पेपर में पूछी जा चुकी है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप में जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो जो इसके सरप्लस हैं वो किसी सेक्शन 8 वाली कंपनी को ही दे के जाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लिक्विडेशन के समय अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे बाकी कंपनी के केस में होता है, लेकिन इसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको दूसरी कंपनी ऐसी नहीं मिलती है तो एक फंड बना रखा है गवर्नमेंट ने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड फॉर्म अंडर सेक्शन 224, यहां पर आपको देके जाना पड़ता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन देयर रिमेन्स आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट डेट एंड लायबिलिटी एनी एसेट दे मे बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट subject to such condition as the tribunal may impose or may be sold and proceeds thereof credited to insolvency and bankruptcy fund formed under section 224 of the insolvency and bankruptcy code 2016। ये जो मैंने नाम काट के लिखा है ये उन जगह है जहां पिछले 2-3 सालों में ही रिसेंटली चेंज आए हैं। धीरे धीरे करके कटी हुई चीज को मैं गायब करता रहूंगा, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली चेंज आए हैं तो इस वजह से देना जरूरी है कि अगर आप कोई और पब्लिकेशन पढ़ते हैं और नाम में कुछ चेंज पाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शायद वहां पुराना लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने उसे काट दिया। पहले नाम था रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 269, अब है 224 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो यहां तक बताइए सेक्शन 8 कंपनी आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए आपको। हो गई या नहीं हो गई? हो गई, वेरी गुड। अब सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, इससे भी फिनिश करते हैं। तो इससे आपका अंडरस्टैंडिंग प्लस ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सेक्शन 8 कंपनी, जल्दी से बताइए कौन से पेज नंबर पर है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 of the Company Act 2013 earned huge profit during the financial year ended on 31st March 2018 due to some favorable policy declared by the government.
of India and implemented by the company. Considering the development, some members of the company wanted the company to distribute dividend to the member of the company. They approached you to advise them about the maximum amount of dividend that can be declared by the company as per the provision of the Company Act 2013. Examine the relevant provision of the Company Act and advise the member accordingly. तो पहले तो बड़े डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते थे, तो इसमें भी कुछ है नहीं। इनमें ये पूछा हुआ है कि कंपनी किस रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जबकि कर ही नहीं सकती। तो आपको स्टार्टिंग करनी है कि सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है, और बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको अपना आंसर देना है। जनवरी 25 यानी कि रिसेंटली में ही आया हुआ है। Harmony Foundation is a newly incorporated company focused on promoting education and health care service in the rural area. The company is registered as Section 8 company with a clear plan to reinvest all profit into its activity, and license has been accorded by the central government for the financial year ending on 31st March 24. The company earned a substantial profit and transferred some amount to Messrs LMP Associates, a partnership firm and one of the member of the Harmony Foundation. यहाँ गड़बड़ी कर दी। Subsequently, on complaint of one of the member, the central government, after giving an opportunity of being heard. देखो क्वेश्चन में आ गया ना, तो ये अपने आप ध्यान रखना है। वैसे मैंने ज्यादातर जगह सब चीजें हैं, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया आपको कि जब भी गवर्नमेंट का कोई एक्शन होगा तो बिना इस शो कॉज नोटिस के पॉसिबल ही नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डायरेक्टेड द कंपनी टू बी वाउंड अप ऑन द ग्राउंड दैट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी एंड इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द फर्म। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। हाँ, दो इशू हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, या अंडरस्टैंड कर भी लिया, उन्होंने एक पार्ट का आंसर दे दिया, दूसरे पार्ट का नहीं दिया। तो दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट पर आपको अलग अलग अपनी राय देनी है। पहला पार्ट है कि क्या पार्टनरशिप फर्म बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज यस। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि क्या ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकती है मेंबर को, अगर फर्म मेंबर हो गई तो इसका मतलब है मेंबर को प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी बात ये। तो फिर लास्ट में पूछा है वेदर द ग्राउंड टेकन फॉर वाइंडिंग अप इज सफिशिएंट। तो क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो नोटिस इशू होगा, ग्राउंड सफिशिएंट है वाइंडिंग अप के लिए। हाँ, एक सफिशिएंट है, एक ही काफी होता है ना वाइंडिंग अप के लिए। तो आंसर आप पढ़ लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। नवंबर 26 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर फीचर लिखने हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनी, ब्रीफली एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो भी याद आ जाए आपको वो सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मई 19 का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पस? सेक्शन 8 under the Companies Act 2013 mention the condition of the issue and revocation of the license of such company by the government। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 पार्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट क्रिकेट क्लब was formed as a limited liability company under section 8 of the Companies Act 2013 with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket courses at district level and friendly matches. The club has been earning surplus of late. The affairs of the company are conducted fraudulently and dividend was paid to its member. Mr. Cool, a member, decided to make a complaint with the regulatory authority to curb the fraudulent activities by cancelling the license given to the company. Is there any provision under the Companies Act to revoke the license? If so, state the provision. तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, केस स्टडी बना के भी।
or whether the company may be wound up, yes, or whether the state cricket club can be merged with Messrs Coolnet Private Limited, a company engaged in the business of networking, answer is no. अमलगमेशन अगर होगा तो सेम टाइप की कंपनी से ही पॉसिबल है। तो ये भी आंसर आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 मई 2019, अगेन इट इज ए क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म ए क्लब नेमली बडिंग Pilots Flying Club, a limited liability company, to impart classroom teaching and aircraft flight training to trainee pilots. It was decided to form a limited liability company for charitable purpose under Section 8 of the Companies Act 2013 for a period of 10 years, and thereafter the club will be dissolved and the surplus of asset over liability, if any, will be distributed among the members as a usual procedure allowed under the Companies Act. तो this cannot be done. यानी कि 10 साल के लिए आप बना रहे हो, 10 साल के बाद आप चाह रहे हो कि जो प्रोसीजर होता है हम उसके हिसाब से अपने मेंबर्स को सरप्लस होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रपोजल उन्होंने रखा, तो इस प्रपोजल के आधार पर कंपनी को लाइसेंस नहीं मिल सकता। एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो आपको मतलब केस बना के जरूर लिखा है इन्होंने, लेकिन है तो सीधा ही चीज है। अगर आप ये देखेंगे ना तो उसके बाद भी स्टूडेंट विल फाइंड डिफिकल्ट कि पेपर बड़ा टफ आया। हर अटेम्प्ट की बात है कि पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया है, मार्किंग बड़ी टफ हुई है, लेकिन हमें अपनी कमियों को एनालाइज जरूर करना पड़ेगा। पेपर टफ होने का मतलब बस इतना ही होता है कि हो सकता है 10-20 नंबर का बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन पास होने की गुंजाइश हमेशा ही पेपर में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 23 का, ए ग्रुप ऑफ एंथुसियास्टिक वुमेन इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश द नर्सिंग मेडिकेयर एसोसिएशन, ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू एस्पायरिंग नर्सेज। The association aims to operate under the provision of Section 8 of the Companies Act 2013 with a core objective of education. The intended duration for the association operation is set at 10 years, after which a dissolution will be initiated. Same line पर क्वेश्चन है। In the event of dissolution, any remaining asset exceeding liability will be allocated among the members according to the standard procedure permitted by the company. बिल्कुल सेम है। Assess the validity of the proposal and offer guidance to the promoter taking into account the regulation outlined in the Companies Act. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नए नाम के साथ, नई लैंग्वेज के साथ। आंसर विल रिमेन द सेम। आंसर को लाइन बाय लाइन जरूर आप पढ़िएगा, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। और अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ है बैच, तो एक एक आंसर को आपको लिख के देखना है। अभी टाइम बहुत है, बाद में अगर आप नहीं लिख पाते हैं यहाँ पर तो बाद में वो वन शॉट के चक्कर में पड़ जाएंगे। और वो वन जो शॉट है जब से ये चालू हुए हैं, ठीक है, तो तब से ही स्टूडेंट का बेड़ा गर्क है, तब से ही स्टूडेंट अपने रिजल्ट में, पासिंग परसेंटेज में कमी देख रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो जो पूरे साल की पढ़ाई है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई है, उसे आप वन शॉट सीरीज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत उस पर जाइए, वो डिपेंड करता है आप जाते भी क्यों। आपको भी खुद भी पता है क्यों जाते हैं वन शॉट पर, जब आपको पता मेरी तैयारी नहीं है, अब मैं पूरी तैयारी कर नहीं सकता। तो आप खुद भी इस चीज को मानते हैं कि तैयारी का लेवल मेरा था नहीं। जब तैयारी का लेवल था नहीं तो फिर आप पेपर के बाद इंस्टीट्यूट को कहने के हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही मान रहे हैं कि मैं अब तैयारी नहीं कर सकता, इसीलिए वन शॉट पर मुझे जाना पड़ रहा है। क्लियर? तो लिख लिख के आपको तैयारी करनी है। आप सीए बनने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा
कोर्स आप नहीं कर रहे हैं, जब आपने डिसाइड किया है सीए की जर्नी को, तो उसी हिसाब से मेहनत का लेवल भी होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है। होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए सब्सिडियरी, या होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी इफ अदर कंपनी सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो एज सच कभी पेपर में होल्डिंग कंपनी की तो डेफिनेशन पूछी ही नहीं जाती, मेन पूछी जाती है सब्सिडियरी कंपनी। आज इसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो सेक्शन भी आप इसी का याद रखिएगा। सब्सिडियरी कंपनी जो डिफाइंड है अंडर एक्शन 287, और मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखिए इतना आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिस चाहिए, गहराई में आपको उतरना पड़ेगा, कई कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 में अगर क्लोजेज भूल जाए, अब आपको स्मॉल कंपनी कल हमने पढ़ाई थी, स्मॉल कंपनी 285 थी, तो थोड़ा सा लिंक उसी से आ जाएगा कि उसी के आसपास का सेक्शन होगा, तो रिकॉलिंग में मदद मिलेगी, क्योंकि वो भी ऐसे और सब्सिडियरी कंपनी भी एस से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्लोजेज चलती हैं। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन देखिए पहले तो। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडियरी कंपनी। तो एज सच होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सुनने के लिए नहीं है। सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87, subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company means a company which in which the holding company, subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी किसी और कंपनी के संदर्भ में, अब ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, एनी अदर कंपनी को, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, यानी कि हम अब अदर कंपनी को कैसे मान के चले, होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू सी द होल्डिंग कंपनी मींस ए कंपनी इन विद द होल्डिंग कंपनी। अब अदर कंपनी को क्या नाम लिख दिया, क्या है यहां पर, होल्डिंग कंपनी। इन विच द होल्डिंग कंपनी, दो चीजें हैं मेन, जो टेक्स्ट है उसमें दो चीजें हैं। कंडीशन है जिसकी वजह से कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी बनेगी। वैसे टोटल 3 कंडीशन है, क्योंकि एक चीज दी हुई एक्सप्लेनेशन में। अब आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां गिवन है। सेक्शन में 287 में 2 चीजें हैं, लेकिन एक है एक्सप्लेनेशन में। सेक्शन 287 का ही एक्सप्लेनेशन है। अब इसका भी रोल मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर भी काम आएगा। ये सब चीजें इनकम टैक्स के पेपर में तो बहुत काम आनी है। टैक्सेशन का पेपर इज मोर टेक्निकल देन लो पेपर। लो का पेपर दिक्कत बस इसलिए करता है कि यहां लिखना भी पड़ता है आपको, लेकिन टैक्सेशन का जो पेपर है टेक्निकल ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हाँ टैक्सेशन ज्यादातर सॉल्विंग में रहेगा आपका पेपर, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी आएगा जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में, जो रटना नहीं चाहते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा जो पर्पस रहता है वो क्रैमिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने एक पूरा का पूरा युग देखा है, 25 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले पेपर टफ नहीं आते थे, अपने लेवल के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर पहले भी टफ आए हैं, लेकिन जो बीच में ये 4-5 साल हैं, तो यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई। ठीक है, नए नए टीचर्स, नए नए लोग आ रहे हैं और अपने तरीके से वो प्रभावित भी कर रहे हैं स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट भी मेहनत नहीं करना चाहता है, स्टूडेंट भी लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना चाहता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वास्तव में पास होना है तो आप सीए छोड़ दीजिए, दिखावा मत कीजिए, लेकिन अगर आपको वास्तव में पास होना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, ना केवल डिग्री के लिए बल्कि प्रैक्टिकली सक्सेस होने के लिए भी। तो
हम बात कर रहे हैं कि सब्सिडी कंपनी क्या है, तो हाँ, बीच में मैं एक चीज बता रहा था कि एक्सप्लेनेशन जब भी होती है तो एक्सप्लेनेशन में अगर कोई मीनिंग दिया रहता है वो पर्टिकुलरली उस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि जो यहां पर पढ़ा दूंगा वो हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। अगर सेक्शन 2 में कोई मीनिंग दिया हुआ है, क्योंकि डेफिनेशन देने के इनके पास कई वे आउट होते हैं और हर वे आउट का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। अगर सेक्शन 2 में कोई डेफिनेशन गिवन है तो वो पूरे एक्ट के लिए ही एक जैसी चलती है जनरली। अगर सेक्शन 2 के अलावा चीज दी हुई है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और अगर कोई चीज एक्सप्लेनेशन में गिवन है तो इसका मतलब है कि वो केवल उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बात है, इसका लेना देना बाकी चीजों से नहीं। तो मेन सेक्शन के अंदर दो बातें हैं, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी इन विद द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब है इफ द होल्डिंग कंपनी हैज ए पावर टू अपॉइंट और रिमूव मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर of the other company, then other company will be treated as subsidiary company. कंपोजिशन का मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल मोर देन हाफ पर आ जाता है। नीचे समझाया भी गया है, एक्सप्लेनेशन में इस बात को लिखा हुआ भी गया है। तो एक्सप्लेनेशन का बी पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of the director। किसी भी तरीके से। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर ये कैसे पावर आती है, ये अलग मसला है, यहां पर उसे हम डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो हमारे कोर्स में है भी नहीं, 148 तक ये हमारे कोर्स में है, तो वो एक अलग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास किसी भी तरीके से किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा या सारे डायरेक्टर को रिमूव करने की पास पावर है या अपॉइंट करने की पावर है, तो इट मींस यू आर कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ अदर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, यस यू आर ए होल्डिंग कंपनी एंड अदर कंपनी इज ए सब्सिडियरी कंपनी। तो एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका जो बहुत कॉमन तरीका है, एक्सरसाइजेज or control more than one half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary company। Exercises or control more than one half of the total share capital, more than one half टोटल शेयर कैपिटल। इस टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, जब भी पढ़ने का तरीका मैं पहले बता रहा हूं आपको। टोटल शेयर कैपिटल इसका मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ठीक है, जब भी आए। लेकिन इसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि यहां पर टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कि टोटल शेयर कैपिटल का मतलब है इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं कन्वर्टेबल और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो यहां पर एमसीए ने क्लैरिफाई किया है, तो इस पर्पज के लिए, ना केवल इस पर्पज के लिए, बल्कि यही भाषा, यही लैंग्वेज एसोसिएट कंपनी में भी हमें पढ़ने को देखने को मिलेगी, टोटल शेयर कैपिटल। तो इन दो सेक्शन के लिए टोटल शेयर कैपिटल को डिफाइन किया गया है। पहला पॉइंट देखिएगा, जहां पे आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, टोटल शेयर कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 87 ऑफ सेक्शन 2 मींस एग्रीगेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहां पर हर तरह का प्रेफरेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, कन्वर्टेबल, ठीक है। लिखने के लिए मैं यहां लिख सकता था आपको कि एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल, लेकिन उससे आपको लो पढ़ना नहीं आता।
वो पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो लैंग्वेज आपको फेस पर दिखलाई दे रही है कई बार काफी डेप्थ होती है, तो हमें कुछ चीजें और भी चेक करनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे एमसी का क्लैरिफिकेशन आपको चेक करना पड़ेगा। ऑन द फेस लैंग्वेज केवल इतनी है, टोटल शेयर कैपिटल। तो अगर ये लैंग्वेज है तो इसका मतलब नॉर्मली यही आता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, लेकिन क्योंकि एमसीए ने क्लैरिफाई किया है तो आपको उस क्लैरिफिकेशन का भी कद्र करनी पड़ेगी, आदर करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी, यानी कि या तो खुद आपके पास हो या आपकी सब्सिडियरी के साथ आपके पास हो। व्हाट डज इट मीन? ए लिमिटेड है एक, कौन है? ए लिमिटेड है, और एक बी लिमिटेड है। ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप सोचें कि पब्लिक लिमिटेड ही है। और एक है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास 30% शेयर्स हैं सी लिमिटेड के, बी लिमिटेड के पास 21% शेयर्स हैं सी लिमिटेड के। देखिए सामने स्क्रीन पर, ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर हैं? सी लिमिटेड के 30% है, बी लिमिटेड के पास 21% शेयर हैं। मुझे बताइए कि क्या ए लिमिटेड होल्डिंग है सी लिमिटेड की? क्या ए लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग है? नहीं है। क्या बी लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग है? नहीं है। लेकिन अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में एक रिलेशनशिप अराइज हो गया किसी वजह से कि ए लिमिटेड होल्डिंग है सी लिमिटेड की और सी लिमिटेड सॉरी बी लिमिटेड की, और बी लिमिटेड सब्सिडियरी है, ए लिमिटेड कैसे होल्डिंग बन सकती है? या तो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के आधे से ज्यादा की शेयर कैपिटल होगी, और या ए लिमिटेड एक्सरसाइज द या कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बी लिमिटेड, तो उस केस में ए लिमिटेड क्या बन जाएगी? बी लिमिटेड की होल्डिंग बन जाएगी। तो अगर ये रिलेशनशिप है तो बी पार्ट में क्या कह रखा है कि इफ द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी whether its own or together with the subsidiary, although A लिमिटेड अपने आप में सी लिमिटेड की मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल होल्ड नहीं कर रही है, लेकिन विद द सब्सिडियरी कंपनी हेल्प ए लिमिटेड होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द सी लिमिटेड। नाउ इन दिस केस ए लिमिटेड विल बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड। तो जब आप ये प्रेजेंट करेंगे आंसर, तो लैंग्वेज पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है कि आपने किस तरीके से उसे साबित किया है, किस तरीके से आप एविडेंस दे रहे हैं क्यों ए लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग है। तो अपने आप में तो नहीं है, लेकिन टुगेदर विद द वन और मोर सब्सिडियरी। ऐसा भी हो सकता है कि बी लिमिटेड के बाद 21% ना हो, एक जेड लिमिटेड और हो, और ए लिमिटेड जेड लिमिटेड की भी क्या हो? होल्डिंग हो। तो कुछ बी लिमिटेड के पास हो, कुछ जेड लिमिटेड के पास हो, तो तीनों की मिला के सी लिमिटेड के पास मोर देन, तो वहां लिखा हुआ है वन और मोर सब्सिडियरी। क्लियर है वाली बात? मैं दोबारा पढ़ देता हूं, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। तो दो बातें होल्डिंग सब्सिडियरी की यहां से आ गई हैं, दो बातें कहां से आ गई हैं? यहां से आ गई हैं। अब एक थर्ड पॉइंट और देखिएगा, और पहले थर्ड पॉइंट को समझने से पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन समझिएगा, तब समझ में आएगी। अगर A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी, तो हेंस वी कैन सेफली एज्यूम A इज इक्वल टू सी। मैथमेटिक्स में कई मर्तबा आपने इस तरीके से चीजें सॉल्व की होंगी। इफ A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, देन A इज इक्वल टू सी।
क्लियर है? अब ये इक्वेशन बड़ी सिंपल सी दिख रही है आपको। होल्डिंग सब्सिडियरी में भी ये इक्वेशन लगेगी आपकी। कैसे? अगर ए लिमिटेड होल्डिंग है बी की और बी लिमिटेड होल्डिंग है सी की, तो ए लिमिटेड होल्डिंग हो जाएगी सी की। समझना तो आसान है, और हम चीज को समझ के ये मान लेते हैं कि हम लिख तो देंगे वहां पर। बच्चा स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो यहां बड़ी मिस्टेक करता है। अंडरस्टैंडिंग एक पार्ट है, जरूरी है सी एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राइटिंग स्किल। आप इस बात को लिखेंगे कैसे, और हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें लगता है जैसे 12th में नंबर आ जाते हैं, सीबीएसई में नंबर आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएंगे। और पेपर की चेकिंग का लेवल बढ़ता ही जाएगा। जो चेकिंग का लेवल फाउंडेशन में था, मैंने वहां पर भी बताया था, अब उससे भी खतरनाक लेवल यहां पर हो जाएगा। तो कोई मिस्टेक बर्दाश्त नहीं है। एक्सपर्टाइजेशन चाहिए उन्हें, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए उन्हें इन पेपरों के अंदर। अब समझना तो बड़ा आसान है, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो समझ लिया हमने, आंसर में लिख दिया। अब आंसर में जब आप लैंग्वेज जस्टिफाइड करेंगे तो इसी बात को कैसे लिखा गया है, एक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ध्यान दीजिएगा, मेरे एग्जाम्पल में एक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी, कौन सी है? सी लिमिटेड। एक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी यानी कि ए लिमिटेड, even if the control referred to in clause A, I or double I is of another subsidiary company of the holding company। तो ये कहना चाह रहे हैं कि C limited will be deemed to be the subsidiary company of A limited if the control referred in I or double I, यानी कि इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो खुद इसका नहीं है, it of another subsidiary of the holding company, किसी और सब्सिडियरी का है। क्लियर हो गई बात ये? तो ये लैंग्वेज इस तरह से बनेगी। आप जो मेन टेक्स्ट में ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन बनता समझते हैं, यहां पर क्या था? मिलाकर है, और यहां पर एच लिमिटेड के बाद कुछ भी नहीं है, या हाँ उसकी सब्सिडी कंट्रोल पूरा कर रही है, तो वो एक्सप्लेनेशन में जाएगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कब मेन टेक्स्ट को रेफर करना है, कब एक्सप्लेनेशन को रेफर करना। एक और कोई सब्सिडियरी कंपनी और उसके साथ उसके सी लिमिटेड में 50% ज्यादा शेयर हो। अगेन रिपीट कीजिए क्वेश्चन। बी लिमिटेड की कोई एक और, आप एक क्वेश्चन फ्रेम करवाइए मुझे, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो वो यहाँ पे लिखवाइए। ये पूरा ए बी और सी ये तीनों कंपनी से आपने ऊपर बनाया, ये वाला? हाँ। या उससे ऊपर वाला? नहीं, ये वाला। और इसमें ऐसा हो कि बी लिमिटेड के पास सारे शेयर ना हो सी लिमिटेड के, लेकिन बी लिमिटेड के पास जैसे 30%, बोले ये दोनों अगर कंडीशन मर्ज हो जाए बी लिमिटेड के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एक्सप्लेनेशन में सी पार्ट, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये भी समझ लीजिए, जब जब वर्ड कंपनी आएगा तो कंपनी का मतलब है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन जहां जहां उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यानी कि जो होल्डिंग सब्सिडियरी में कंपनी वर्ड है, तो केवल कंपनी वर्ड नहीं है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ही जगह है पूरे कंपनी एक्ट में जहां बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड इस्तेमाल है, अदरवाइज हर जगह क्या इस्तेमाल है? कंपनी इस्तेमाल है। क्लियर है? और नीचे वाले टेबल में देखिएगा, हमने पहला वाला क्लैरिफिकेशन तो पढ़ ही लिया था, दूसरा वाला क्लैरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MCA has clarified that shares in a company of power exercisable by it
in another company in a fiduciary capacity not to be counted for the purpose of determining the holding subsidiary relationship in terms of provision of section 287 of the Companies Act. अगर आपके पास फिड्यूसरी कैपेसिटी में शेयर्स हैं तो उस केस में आप होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में उन शेयर को नहीं लोगे। फिड्यूसरी कैपेसिटी का मतलब होता है ए रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। मेरे शेयर हैं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में हूं, लेकिन मैंने किसी कंपनी के पास रखवा दिए एज ए ट्रस्टी बना के, तो फिलहाल वो कंपनी होल्ड कर रही है। तो जब वो ये देखेगी कि क्या वो किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग है, तो वो शेयर कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे जो जिसका कि बेनिफिशियल ओनर कोई और हो। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है कि जिसको बेनिफिट जाएगा, जिसे डिविडेंड जाएगा, जिसे मीटिंग में राइट होगा वोट डालने का, तो वो बेनिफिशियल ओनर है। फॉर द टाइम बिंग मैंने किसी के पास रखवा रखे हैं, जैसे आपने फाउंडेशन में बेलमेंट पढ़ा होगा कि पोजेशन फिलहाल किसी और के पास है। कह सकते हैं, लेकिन डीमैट में भी मेनी टाइम्स फिड्यूसरी कैपेसिटी में किसी और के पास होल्ड होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? कोई डाउट हो बता दीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो क्लियर कर लीजिए। इसके साथ हम एक सेक्शन एसोसिएट कंपनी का और खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी होल्डिंग सब्सिडी से ही मिलता जुलता है। सेक्शन 2 क्लोज 6, सेक्शन 2 क्लोज 6 एसोसिएट कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का सेक्शन कौन सा था? 2 क्लोज 87। एसोसिएट कंपनी का कौन सा है? 2 क्लोज 6। मैं रिपीट करता रहूंगा तो धीरे धीरे करके याद होती चली जाएंगी। मिलती जुलती चीजें हैं, ये भी एक नई टाइप ऑफ ब्रांच आई है कंपनी एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी लाई ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये वर्ड याद रखिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, 20% और मोर लिखे आते हैं। यहां पर जो वर्ड है एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी लाई ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी और द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस and includes a joint venture company। और significant influence का मतलब क्या है? Means control of at least 20% of the total share capital or of business decision under an agreement। और यहां पर भी total share capital का मतलब क्या है? Equity plus convertible preference share, बट विच इज नॉट द सब्सिडियरी कंपनी। 50 तक हो सकते हैं, क्योंकि मोर देन 50 पर जाते ही वो क्या बन जाएगी? सब्सिडियरी बन जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा, जब एसोसिएट कंपनी की बात आती है तो रिलेशनशिप बोथ साइडेड है। होल्डिंग सब्सिडी की बात आती है तो रिलेशनशिप एक साइड है। ए लिमिटेड होल्ड 21% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड इज ऑल्सो एसोसिएटेड कंपनी ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज ऑल्सो एसोसिएटेड कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। एग्जैक्टली रिलेटेड मान लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह का फंस के आ सकता है उस समय, फिर आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो आप सोच में पड़ते हैं। तो इसीलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम आपको यहीं से बता के भेजें। होल्डिंग सब्सिडी में वन साइडेड रिलेशनशिप है, एसोसिएट कंपनी में क्या है? बोथ साइडेड रिलेशनशिप है। और 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल भी है और ऑफ द बिजनेस डिसीजन अंडर द एग्रीमेंट। एसोसिएट बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर कैपिटल का 20% ही ले रही है। अगर कुछ इस तरह की पावर है कि आप जो भी बिजनेस डिसीजन लेंगे उसका 20% हमसे पूछ के लिया जाएगा, 20% और मोर, तो भी आप एसोसिएटेड कंपनी की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे।
हाँ, इसमें भी वही है, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये कैसे पता चला कि इसमें भी वही है? एमसीए के क्लैरिफिकेशन में है ना, वहां पे मैंने सब्सिडियरी कंपनी के रिलेशन में लिख रखा है, बाकी एमसीए का क्लैरिफिकेशन तो 26 के लिए भी है और 287 के लिए भी है, क्लियरली है ये। और वो कहाँ से पता चला कि दो साइड रिलेशनशिप है लैंग्वेज? ये तो इंटरप्रिटेशन से, ये तो धीरे धीरे करके आप भी उस स्टेज में पहुंचेंगे और मैंने मतलब इंटरप्रिटेशन इज नॉट सो इजी, और अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है इंटरप्रिटेशन। आप जजेस को देखते होंगे, सेम केस जज के पास जा रहा है, कोई जज कोई और फैसला देता है, दूसरा जज कोई और फैसला देता है, तो इट इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। आपके लिए जो हम बता रहे हैं वो आपको मानना है, और खाली मानना नहीं सिखाऊंगा, उसे जीना, उसे पढ़ना सिखाना है कि जो स्थिति आज हमारी है वो धीरे धीरे करके आप में भी डेवलप हो। आपका अपना माइंड बनना चाहिए, आप अलग एंगल से देखना स्टार्ट करें, लेकिन उसके लॉजिक होने चाहिए फिर आपके पास उस बात खाली इसलिए नहीं है, एसोसिएट कंपनी है आप उसका जो लॉजिक है एसोसिएट कंपनी का, उससे भी पता लगता है कि बेसिकली कि एसोसिएट कंपनी की जो उन्होंने परिभाषा दे रखी है उसका जो यूसेज है अलग अलग जगह, उन यूसेज से पता लगता है कि ये बोथ साइडेड रिलेशन है। पर होल्ड तो कोई एक कंपनी कर तो रही है, लेकिन उस होल्ड की वजह से हम ये तो मान रहे हैं कि दोनों कंपनी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो यहां तो एक वर्ड इन्होंने होल्डिंग सब्सिडियरी टाइप थोड़ी दिया है इन्होंने, यहां तो एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो जब एसोसिएटेड है तो लिंक तो स्थापित हो रहा है ना, तो उस लिंक को हम जोड़ रहे हैं बस। एक परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई फादर का बेटा है, तो रिलेशनशिप अभी बेनिफिट की तो हमने बात ही नहीं करी। हम तो कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी 20% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है तो हम एसोसिएट मानेंगे उसे। अब एसोसिएट होके होगा क्या, वो तो आगे की बात है। हाँ तो तभी तो होगा, या बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रही हो तो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप अच्छी तरह से इसे रिवाइज कर लीजिएगा, धीरे धीरे करके कोर्स बढ़ता चला जाएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, सेक्शन को एक जगह लिखने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे सेक्शन याद करने हैं और आपको क्विक रिवीजन चाहिए, तो जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाए आप एक पेज बना लीजिएगा कि इस चैप्टर के अंदर ये सेक्शन यूज हो रहे हैं। मैं भी लास्ट में बनवा दूंगा और आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है कि जो आप नहीं बना सकते। उससे क्या होगा कि कभी भी आपको सेक्शन रिवाइज करने पड़े तो बार बार आपको पेज पलट के नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही जगह सेक्शन की लिस्ट होगी आपकी, एकदम क्विक रिवीजन आपका सेक्शन के लिए हो जाएगा, और साथ में उसके जो रिलेटेड रूल्स वगैरह हैं वो भी वहीं आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तो रूल्स इतने नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे और खासतौर से जब सी इंटरमीडिएट वाले चैप्टरों में आएंगे, क्योंकि सू के 3 चैप्टर तो ये फाउंडेशन वाले हैं मेमोरेंडम तक। मेमोरेंडम टेक्निकल पार्ट आपका फाउंडेशन में था, नॉन टेक्निकल पार्ट सी इंटरमीडिएट में है, ठीक है। तो उस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद जितने भी सब चैप्टर हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you very much.